नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालिस। सुबह के 11 बज चुके हैं। आपके साथ हाजिर हैं हम धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज खबरों में हम बात करेंगे दिल्ली के सागरपुर में झंडे पर कैसे हो गया बवाल, मुहर्रम के दौरान झंडे लहराने पर कैसे आमने सामने आ गए दो गुट, और महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्टूडेंट ने ही टीचर को क्यों घोंप दिया चाकू। दौसा से उन्नाव और अमरनाथ तक कैसे हुए दर्दनाक सड़क हादसे। अयोध्या चंदा चोरी केस में पुलिस के हाथ लगे कौन से नए सुराग। केतन मर्डर केस में आज कैसे हुआ पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन, और बाढ़ के चलते कैसे पानी पानी हो गया, सब बताएंगे आपको। दिल्ली के सागरपुर में भारी बवाल हो गया है। हालात तनावपूर्ण हैं। मुहर्रम के दिन बवाल हुआ तो अब तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सागरपुर में फिर बवाल हुआ है। हिंदू संगठनों ने सागरपुर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच तीखी बहस भी हुई है। मुहर्रम के दिन सागरपुर में हरा झंडा लहराया गया था। इसी बात को लेकर हिंदू संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान का यह झंडा था, जबकि पुलिस साफ कर चुकी है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे से मिलता जुलता था, पाकिस्तानी नहीं था। हालांकि अभी भी सागरपुर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हिंदू संगठन के लोगों की कल मुस्लिम समुदाय के महिलाओं से बहस भी हो गई थी। काफी देर तक यह हंगामा चलता भी रहा। सारे फसाद की शुरुआत मुहर्रम के दिन हुई, 26 जून शुक्रवार को, जब जुलूस के दौरान हरा झंडा लहराया गया। तो सागरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी होते हुए आप देख सकते हैं। अब यह तस्वीर बहुत अहम है, क्योंकि इसी जुलूस के दौरान देखिए एक हाथ में झंडा नजर आ रहा है एक लड़के के। अब हुआ इसमें यह है कि इसके जहां पर डंडा लगाया गया है झंडे में, वहां पर सफेद पट्टी लगी हुई है कपड़े की, और उसके बाद इसमें हरे रंग का ये झंडा है जिसमें एक चांद और सितारा है। अब पाकिस्तान का झंडा काफी हद तक इससे मिलता जुलता है, जिसके बाद ही बताया जा रहा है कि ये पूरा बवाल खड़ा हुआ, और उसके बाद लोगों ने आपत्ति जताई कि पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। अब देखिए, इसी बात को लेकर हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। कल रात हिंदू संगठन के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हिंदू संगठन के लोग और भी ज्यादा उग्र हो गए। काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण रहा। आखिरकार हिंदू संगठनों के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी। और हालात को देखते हुए सागरपुर में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दोनों तरफ के लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने के लिए कहा गया है। सागरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुहर्रम के दिन इस विवाद की शुरुआत हुई थी, जब इस्लामिक झंडा लहराया गया था। आपको जानकारी दे दें कि इसी के विरोध में कल हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद करने लगे। उनका आरोप यह था कि मुहर्रम के दिन जो हरा झंडा लहराया गया था वो पाकिस्तान का था, जबकि पुलिस साफ कर चुकी है कि झंडा पाकिस्तानी झंडे से मिलता जुलता था, लेकिन पाकिस्तानी झंडा नहीं था। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तस्वीर को लेकर ये पूरा बवाल खड़ा हुआ था, जहां पर एक लड़के के हाथ में आपने देखा था कि पाकिस्तान के झंडे से मिलता जुलता ही झंडा था। हमारे साथ अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, फिलहाल हालात कैसे हैं? किस तरह से प्रशासन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, अगर इस समय हम ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाएं सागरपुर की, तो आपको यहाँ पे भारी पुलिस बल नजर आएगा। दोनों पक्षों के लोगों को यहाँ पे इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कल रात को यहाँ पर पत्थरबाजी हुई। दरअसल लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जब इसी गली से, आप देखेंगे कि यहाँ पे इसी गली से जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तो लोगों का कहना है, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए गए थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस ने उन्हें यही कहा कि ये झंडे धार्मिक झंडे थे, पाकिस्तानी झंडे नहीं थे, लेकिन लोग नहीं माने। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद इस पार्क में लोगों ने कल यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ रखा, और लोगों का आरोप है कि ये जो झुग्गियां आप देख रहे हैं फिलहाल इंडिया टीवी के कैमरे में, यहाँ से निकल के महिलाएं आई और महिलाओं ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। महिलाओं को आगे करके पूरी हनुमान चालीसा के पाठ को यहाँ पे एक तनावपूर्ण माहौल में बदलने की कोशिश की। लोगों के बीच में काफ़ी मारपीट
मारपीट हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस तुरंत ही पहुंच चुकी थी, पुलिस ने हालात को काबू करने की भी कोशिश की, लेकिन अब जो लोग हैं उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। एक पुलिस कंप्लेंट ये हुई है कि हनुमान चालीसा के दौरान पत्थरबाजी हुई है, लोगों को जान से मारने की कोशिश की गई है। दूसरी जो पुलिस कंप्लेंट है वो मुहर्रम के दौरान झंडा फहराने की है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो ये पार्क है ये विवादपूर्ण पार्क है, क्योंकि इस पार्क में लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है। मुस्लिम पक्ष पे आरोप लगाया जाता है, जो झुग्गी में रहते हैं, कि इन्होंने यहाँ पे कूड़ा फैलाया रहता है, मुर्गी पालन का काम करते हैं, और अगर हिंदू पक्ष के बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। तो ये विवाद केवल मुहर्रम से शुरू नहीं था, यहाँ पे पहले से ही स्थिति इस तरीके से बन रही थी कि दोनों पक्षों के लोग आपस में आए दिन लड़ते रहते थे, और ये विवाद मुहर्रम के दिन बढ़ा। और कल जब हनुमान चालीसा का यहाँ पे पाठ हुआ तो हालात इतने बिगड़ गए कि अब फिलहाल दिल्ली पुलिस को यहाँ पे तैनाती करनी पड़ी है माहौल को शांत कराने के लिए। बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, माहौल को शांत करने की कोशिश की गई, हिंदू संगठनों का गुस्सा था लेकिन उनको भी शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस वक्त ये माहौल बिगड़ा था, पत्थरबाजी भी हुई थी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, तो क्या किसी को चिन्हित करके अभी तक कोई कार्रवाई की गई है अनामिका? देखिए, पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि वीडियो सामने है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, यहाँ पे कुछ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, और जो आरोप है वो आरोप झुग्गी में रहने वाली महिलाओं के ऊपर है। हालांकि यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने ये बताया है कि उनको चोट लगी है। पुलिस हालांकि हर एक व्यक्ति से यहाँ पे पूछताछ करने की कोशिश कर रही है और लोगों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है, जिन्होंने कल यहाँ पे हो रही हनुमान चालीसा के दौरान सबसे पहले आके विवाद शुरू करने की कोशिश की। ठीक है, विवाद बढ़ा लेकिन पुलिस ने वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल में किया, और अब उन लोगों को पकड़ने की कोशिश है जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। शुक्रिया आपका अनामिका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के केतन मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। रिक्रिएशन के लिए चेतन चौधरी को जांच टीम लोहागढ़ किले के अंदर ले गई थी। थोड़ी देर पहले स्पॉट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। आरोपी चेतन चौधरी के सामने केतन के वजन का वैसा ही मिलता जुलता फाइबर का पुतला 300 फीट गहरी खाई में गिराकर सीन को रिक्रिएट किया गया। इससे पहले यहां पर पहली आरोपी सिया को भी पुलिस लेकर आ चुकी है और उसकी मौजूदगी में क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया। अब चेतन चौधरी को लेकर थोड़ी देर पहले पुलिस स्पॉट पर पहुंची थी। किले के गेट से लेकर धक्का देने वाले स्पॉट तक पुलिस ने चेतन चौधरी से डिटेल तफ्तीश की और एक एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही पुतला है जिसे केतन के वजन का बनाया गया, फाइबर से इस पुतले को बनाया गया है। दरअसल पुलिस एक एक बारीकी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। केतन की हत्या हुई तो कैसे हुई थी, किन हालातों में उसे धक्का दिया गया, किस एंगल से उसे धक्का दिया गया, इसलिए बार बार सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा है। पहले सिया को लेकर पुलिस पहुंची थी मौका वारदात पर, और अब चेतन चौधरी को लेकर भी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची है। केतन अग्रवाल हत्या मामले में 2 दिन पहले सिया गोयल को जो है यहाँ पर लोनावाला पुलिस रिक्रिएशन के लाई थी, और आज यहाँ पर चेतन चौधरी को जो है लोनावाला पुलिस के द्वारा लाया गया है। आप देख सकते हो कि ये जो मेरे पीछे पुतला है यह केतन का पुतला है जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है लोनावाला का लोहगढ़ इलाका। आप देख सकते हो कि यहाँ से करीब ऊपर की ऊंचाई 350 से 400 फीट के आसपास है, और यही से जो है इस वारदात की शुरुआत हुई है। ऊपर का जो हिस्सा है वहां से ही सिया और चेतन ने केतन को नीचे ढकला था। आप देख सकते हो कि ये जो फाइबर से बनाया हुआ पुतला है यह पूरी तरह से यहाँ पर चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोहगढ़ का यह जो इलाका है यहाँ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं तो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को इस वारदात की सारी हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा बयां करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वारदात में जो भी अपराधी शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये जो है ये मकसद लोनावाला पुलिस का है। अब देखिए पुलिस इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रही है। साकेत राय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। साकेत, 2 बार सीन का रिक्रिएशन करवाया जा चुका है, सिया और चेतन से लगातार पूछताछ जारी है। अभी तक पुलिस को अपनी फाइंडिंग्स में क्या मिला है, पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है साकेत?
देखिए, ये केस अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। यही कारण है कि पुलिस इसमें फॉरेंसिक साइंस के जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनका उपयोग कर रही है। अब सीन का बार बार रिक्रिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पूरे केस को लेकर लोनावाला पुलिस गेट एनालिसिस नाम की एक फॉरेंसिक प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल उठता है कि ये गेट एनालिसिस असल में है क्या। दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे केस में जो सबसे पहला सीसीटीवी ग्रैब निकलकर सामने आया था वो था चेतन चौधरी का। चेतन चौधरी ने गर्मी के मौसम में हुडी पहन रखी थी जिससे पुलिस को शक हुआ और उसके बाद इस केस का खुलासा हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर अगर आप लोहगढ़ फोर्ट पर जाएं तो उस फोर्ट पर कहीं भी ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं है जहां से केतन अग्रवाल को जब धक्का दिया गया हो तो वो कोई सीसीटीवी कैमरे में ग्रैब हुआ हो या फिर कोई कैमरे में कैद हुआ हो, क्योंकि वो एक ब्लाइंड स्पॉट था। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि चेतन चौधरी का जो हाव भाव है, जो चलने का तरीका है, जो सिया ने उस जगह पर जो सीसीटीवी फुटेज में जो शामिल हुआ हो, उन सब के जरिए इस गेट एनालिसिस प्रक्रिया का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी आधार पर पुलिस जो है वो कोर्ट में इस बात को पेश करेगी और बताएगी कि किस तरीके से सिया और चेतन ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। यही कारण है कि बार बार सीन का रिक्रिएशन हो रहा है। यही कारण है कि पुलिस हर वो फाइंडिंग्स अब चूंकि इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भी आदेश हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस मामले को सुना जाए, इस मामले की सुनवाई जल्दी हो, इसीलिए पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले में चार्जशीट फाइल करनी है और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना है। जी, शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। और राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा हो गया। चलती बस आग के शोलों में घिर गई। श्रद्धालु सो रहे थे, गहरी नींद में ही मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी वो सिहर उठा। बड़ी खबर दौसा से। राजस्थान के दौसा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बस और ट्रॉली में भीषण आग लग गई। 6 श्रद्धालु मौके पर ही जिंदा जल गए। हादसे में अब तक कुल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इस बस की हालत को देखकर लगा सकते हैं। ऋषिकेश से इंदौर जा रही बस दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर देर रात करीब 2:30 बजे हुई, जिसके बाद बस धू-धू कर जलने लगी। ट्रॉली भी जलकर राख हो गई। ये स्लीपर बस थी। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के दौरान ट्रॉली से उसकी टक्कर हो गई। बस में सभी श्रद्धालु सवार थे जो हादसे के वक्त गहरी नींद में सो रहे थे। टक्कर के बाद जोरदार आवाज आई, लगा कि कोई धमाका हुआ है। लोग जब तक समझ पाते आग की लपटों ने बस को घेर लिया था। चंद पलों में बस शोलों से घिर गई। लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। 6 लोग मौके पर ही जल गए। शवों की पहचान तक नहीं हो पा रही है। कुछ की तो सिर्फ अस्थियां तक ही बची हैं। 29 लोग झुलसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कईयों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बस और ट्रॉली की टक्कर दौसा के कोलवा थाना इलाके में हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रॉली देखते ही देखते राख हो गई। ट्रॉली से स्लीपर बस की टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। देर रात का वक्त था। बस और ट्रॉली दोनों धू-धू कर जलने लगी। 6 श्रद्धालु तो मौके पर ही जल गए। 29 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे होकर ये बस इंदौर की तरफ जा रही थी। मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे जब ये हाईवे पर पहुंची तो इसकी टक्कर इस ट्रॉली से हो गई। अब दोनों गाड़ियों की हालत आप देखकर समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भीषण था और इस बस के साथ साथ ये ट्रक भी पूरा जल गया। बस में सवार चंद्र प्रकाश गुप्ता का बयान भी हम आपको सुनाते हैं। हादसे के बाद कैसे यात्रियों में चीख पुकार मच गई और कैसे ये भयानक मंजर था, चश्मदीद की जुबानी सुनिए। हम हरिद्वार से बैठे इस बस में शाम को 5 बजे, 2:30 बजे के रात के करीब में धमाका हुआ। हमको नहीं पता बाहर क्या हुआ, लेकिन ऊपर की बर्थ हमारे ऊपर गिरी तो नींद खुली। फिर चीख पुकार हल्ला मच गया कि एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं और पत्नी साथ में थे। पत्नी इस तरफ थी जिधर टैंकर ने टक्कर मारी, तो मेरे को किसी ने खींचा बाहर। मैं बाहर आया, फिर मेरी पत्नी को भी उठाया। पत्नी बेहोश हो गई थी। पत्नी की टांग फंसी हुई थी यहाँ कहीं बीच में, इस जगह पर 7-8 नंबर के वहाँ। कोशिश की हमने, इतने में आग जो है बिल्कुल आते आते हो आ गई, हमारे नजदीक आ गई। फिर भी कोशिश की, निकाला लोगों को। वहीं दौसा के एसपी पीयूष दीक्षित और डीएम सौम्या झा मौके पर पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के लोगों ने बस में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। सुनिए क्या कहना है एसपी और डीएम का। सुबह करीब 3:30 बजे की बात है। ऋषिकेश से इंदौर एक हंस ट्रेवल्स इंदौर की स्लीपर बस है, वो जा रही थी और ये एक खाली ट्रॉला है। तो ये जो मुंबई जाने वाला रास्ता है, इसके ऊपर शायद इन्होंने साइड में इनको या तो ओवरटेक करने का किसी ने ट्राई किया होगा और फिर दोनों आपस में साइड वेज भिड़ गई हैं और ये नीचे कच्चे में उतर गई हैं। यहाँ पे पहले तो जो इंजर्ड हैं वो निकल गए थे इसके अंदर से, बाकी जो कुछ फंसे रह गए वो उन लोगों को ये आग लगी है और आग लगने से उनकी डेथ हुई है। 6 लोगों की डेथ हुई है आग लगने से और 2 जने की हेड इंजरीज से।
बाकी जो यात्री थे वो सकुशल है। ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। रात के अराउंड 3:15 या 3:30 बजे जयपुर वादीपुर एक्सप्रेसवे में इस बस की खाली से टक्कर हो गई, बस में आग लग गई। मौके पर एसपी साहब और मौजूद आग को कंट्रोल में किया और ये जानकारी आई कि अराउंड 24-25 लोग तो सकुशल बाहर आ गए थे, रेस्क्यू हो गए थे, वो अभी ठीक है। 2 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई थी। आग को कंट्रोल में लाने के बाद जब हम रेस्क्यू कर रहे थे तो कुछ हमारी अस्थियाँ भी हुई थी, उनको अभी हमने अस्पताल भेजा है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और हादसे के बाद दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भैया घटना तो हो, आप देख रहे हो, ये बड़ी दर्दनाक घटना है। और ये हम एक ट्रक एक बस रात को भिड़ गई 3 बजे के आसपास। और पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन परिवारों के आदमी गए हैं उनको हिम्मत दे, जो घायल है वो बेचारे स्वस्थ हों। ऐसी दर्दनाक घटना है। हमारे विधायक हमारे साथ में खड़े हैं। जैसे वो पता लगा हॉस्पिटल में 8 डेड बॉडी है जो पहचान नहीं जा रही, ये भी नहीं पता लग रहा है कि महिला है या पुरुष हैं। 11 आदमी घायल हैं। तो इस पे हमको सबको मिलके काम करना चाहिए। अभी तुम्हारा पूरा प्रशासन, हमारे एसपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं और सारा प्रशासन लगा हुआ है। अब क्या हम उनको राहत दे सकते हैं? नहीं, मेन बात यह कि इससे हमको सबक लेते हुए सरकार को और हम सबको एक प्रयत्न करने चाहिए कि ऐसी घटनाएं हो नहीं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी है? आखिरकार क्या ये टक्कर आमने सामने की हुई थी या दोनों ही बस और ट्रक एक ही लेन में थे? नहीं, देखिए, शुरुआती तौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है, बस जो चालक था उसको नींद आ गई थी जिसकी वजह से उसने पीछे से टक्कर मारी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त टक्कर हुई और आग लगी उस वक्त इमरजेंसी गेट इस बस का नहीं खुल पाया, जिसकी वजह से ही चीख पुकार मच गई और अंदर लोग तमाम जल गए। दूसरी बात यह भी है कि जो हमारे पास खबरें आ रही है कि इस बस के पीछे जो इमरजेंसी गेट के पास जो स्टॉक रखा होता है वहां पर सिगरेट के बॉक्स रखे हुए थे। जब आग लगी तो उसमें आग बहुत तेज भड़क गई और उसके बाद अंदर ही लोग जल गए। 12 लोग अभी भी गंभीर हैं। इस पूरे हादसे पर मामले की जांच कमेटी गठित कर ली गई है, लेकिन 8 लोगों की मौत हो गई है और अभी 4 लोग जो कि बताया जा रहा है कि लापता हैं। वो कौन है, कहां है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। 23 लोगों को फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया गया है सरकारी अस्पताल में और तमाम बड़े नेताओं का और अधिकारियों का वहां जमावड़ा लग रहा है। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पे पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन ये जो हादसा है वो बता रहे हैं कि लगभग अर्ली मॉर्निंग 3 बजे की यह घटना है। जिस वक्त बस चालक तेज गति से जा रहा था, गति भी बहुत तेज थी, ऋषिकेश से ये बस इंदौर के लिए जा रही थी और 200 एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर जो कि सामान्य गति से जाता उसके पीछे टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद जो है वो गाड़ी में आग लग गई। लेकिन इमरजेंसी गेट नहीं खुल पाया क्योंकि ये वॉल्वो तरीके का बस है और वीआईपी बस माना जाता है जो कि ऋषिकेश से चला था। और उसके बाद इमरजेंसी गेट ना खुल पाने के कारण जब आग लगी तो लोग अंदर ही फंस गए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष आपका ये जानकारी देने के लिए। और बड़ी खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से है। दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई यहां से। 17 साल के छात्र ने ऐसा किया जिसकी उम्मीद तो किसी को नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर की। संभाजी नगर में छात्र ने शिक्षक को चाकू मार दिया। पूर्व छात्र ने सबके सामने ऑफिस में शिक्षक पर चाकू से हमला किया। हमले की तस्वीर इस सीसीटीवी में कैद हुई। दरअसल ये छात्र टीसी के लिए पहुंचा था, तभी शिक्षक से उसकी बहस हो गई और उसने कमर में छिपाकर रखा चाकू निकाला और शिक्षक पर हमला कर दिया। तस्वीर भी आपके सामने है। छात्र केबिन में घुसा, शिक्षक अपनी कुर्सी पर बैठे थे, सामने एक महिला भी थी। इसी दौरान छात्र की शिक्षक से बहस हो जाती है। हरे रंग की शर्ट पहने शिक्षक छात्र के करीब जाते हैं, तभी आरोपी छात्र ने चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। इस वारदात के बाद पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है और आरोपी छात्र वहां से आराम से सबको धमकाता हुआ फरार हो जाता है। और साकेत मेरे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, क्या जानकारी मिल रही है, अपडेट क्या है? आरोपी छात्र पकड़ा गया या नहीं? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में हमारी पुलिस से बात हुई है। पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो विशाल दुसिंग नाम का एक शिक्षक था जो इस पूरे मामले में घायल हुआ है, गंभीर रूप से चोटिल हुआ है। जो इसमें 17 वर्षीय छात्र है उसे पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इस घटना के बाद वो उस जगह से फरार हो गया था। पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे मामले में कि जिस शिक्षक के ऊपर हमला हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि उस विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में स्कूल में पहले भी किसी बात को लेकर बहस हुई थी। बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि 9वीं क्लास में वो फेल हो गया था।
फेल होने का कारण भी वो विशाल नाम के उस शिक्षक को ही मान रहा था। हालांकि जो स्कूल के सोर्सेज हैं, जो स्कूल के टीचर्स हैं, उनका ये कहना है कि विशाल ने कभी उस बच्चे को न डायरेक्टली पढ़ाया, न स्पेसिफिकली उसने कभी उस सब्जेक्ट में फेल होने की कोई जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसे में किस बात को लेकर टीचर और उस बच्चे के बीच में पुरानी बहस हुई थी और क्या पूरा मामला था, इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हालांकि एक 17 साल का बच्चा स्कूल में चाकू लेकर घुसता है, इस इंटेंशन से घुसता है कि वो एक शिक्षक पर हमला करेगा, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पुलिस इस मामले में अभी भी जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो मोटिव था वो क्या था और क्या वो मारने के इरादे से आया था, डराने के इरादे से आया था। इस पूरे मामले में जो संभाजी नगर की पुलिस है वो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट परीक्षा की है। यूपी में कल से यूपी टीटी शुरू होने जा रही है। 4 जुलाई तक चलने वाली ये परीक्षा 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 5 पालियों में होगी। इसमें 19,94,661 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनमें करीब 17 लाख कैंडिडेट यूपी के हैं, जबकि बाकी दूसरे राज्यों के हैं। जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे उनमें 1,85,791 सेवारत शिक्षक हैं, जबकि 18 लाख से अधिक नए अभ्यर्थी शामिल हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अनिवार्य टेट के आदेश के बाद यूपी के बेसिक शिक्षकों को भी ये परीक्षा देनी पड़ रही है। परीक्षा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता किसी भी हाल में प्रभावित ना हो। सभी जिलों में कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से काम करें और किसी भी अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना हो। और हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी हम कह सकते हैं कि अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से परीक्षाओं को लेकर चर्चाएं हो रही है उसके मद्देनजर? क्योंकि ये परीक्षा बहुत बड़ी है, 20 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। पूरे यूपी में बाहर के राज्यों के भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो इंतज़ाम बहुत ज़्यादा हैं। जो रेलवे स्टेशंस हैं उसमें कैंप्स लगा दिए गए हैं कि जो लोग आएँ अगर वहाँ पे रुकना चाहें तो वहाँ रुक सकते हैं। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ घड़ी या इस तरह की चीज़ें नहीं ले जा पाएंगे। उनकी चेकिंग होगी गेट पे, वो कोई ज्वेलरी उस तरह की ना पहने हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उनको भी कहा गया है कि वो अपना मोबाइल तक अंदर नहीं ले जा सकते। जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो बहुत कड़ी निगरानी में सेंटर्स में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और क्योंकि बड़ा इम्तिहान है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल पूरे यूपी के जितने कमिश्नर्स हैं, डीएम्स हैं, एसएसपीस हैं, एडीडी जोन्स हैं, जितने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, शाम को सबकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और ये कहा है कि इस इम्तिहान में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इम्तिहान में नकल या पेपर आउट ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए खास ध्यान रखा जाए। तो तैयारियां पूरी हैं हमें। जैसा आप बता रही हैं, जिस तरह से नीट की परीक्षा के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, उसी तरह की व्यवस्था टीटी के लिए भी नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने कल जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी। अब अविनाश के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अविनाश शुक्ला लखनऊ के जिस योग सेंटर में रहता था वहां से एक संदूक मिली है। इस संदूक पर राम राज्य कोष लिखा हुआ है, साथ ही इस पर पेटीएम का बारकोड भी लगा हुआ है। ये बारकोड ऑनलाइन दान देने के लिए लगा हुआ था। हमारे संवाददाता अभय पाराशर जब इस योग सेंटर पहुंचे तो ये संदूक और उस पर लिखा बारकोड साफ साफ नजर आ रहा था। सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर में चढ़ावे का बारकोड अविनाश के कमरे में कैसे पहुंचा? इस कमरे में 2 और बक्से रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दान चोरी के 5 लाख रुपए भी यहीं से बरामद हुए थे। चंदा चोरी आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जेल में मौजूद हैं। इनमें से अविनाश शुक्ला से पुलिस ने जेल के अंदर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अविनाश शुक्ला के पास से 79 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट अविनाश शुक्ला से रिकवर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में। कौशलपुरी इलाके के अंदर अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक एक योग सेंटर के अंदर एक योग गुरु से पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ था और योग सेंटर ने यहां पर ये जो आप कमरा देख रहे हैं यहां पर रहने की जगह दी हुई थी। इसी तरीके से अभिषेक ने अपने भाई अविनाश को भी इसी योगा सेंटर से जोड़ा और यहां पर अविनाश शुक्ला भी रहने लगा। सबसे पहले इस कमरे को मैं आपको दिखा दूं। 5 जून को जो पुलिस की रेड हुई थी, ये सामान है अविनाश और साथ ही अभिषेक का।
यहां पर पुलिस की रेड हुई थी और बताया जा रहा है कि इन ट्रंक के अंदर से ही कैश को बरामद किया और कैश बरामद करके पुलिस यहां से लेकर गई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। उस वक्त आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम ने, और ये देखिए यहां पर राम राज्य कोष इस तरीके का एक पेटी यहां पर रखी हुई है, जिसके ऊपर एक QR स्कैन लगा हुआ है कि अगर किसी को पेमेंट करनी है तो वो इस पर स्कैन कर सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये इस तरह की पेटियां और इस तरह का QR स्कैनर यहां पर क्यों रखा हुआ था? ये चीजें मंदिर में होनी चाहिए थी, लेकिन इस कमरे के अंदर अविनाश और अभिषेक ने ऐसे बक्से क्यों रखे हुए थे? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें एक बैग लेकर जो रिकवरी का सामान था, जो कैश था, उसे यहां से लेकर जाया गया। और हमारे संवाददाता अभय पराशर जब योग सेंटर पहुंचे तो एक और बड़ा खुलासा हुआ। योग सेंटर में काम करने वाले सुंदर ने बताया कि अविनाश राम मंदिर में चढ़ावा की गिनती में लगने से पहले मंदिर के पास पानी बेचता था। अविनाश का भाई अभिषेक 2017 से डॉक्टर चैतन्य के इस योग केंद्र से जुड़ा था। वो यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था, फिर वो प्राइमरी टीचर की नौकरी पर लग गया। नौकरी लगने के बाद उसने अविनाश को बुला लिया। हमारे साथ सुंदर जी मौजूद हैं जो इस योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, कब से आप इस योग सेंटर से जुड़े हैं और कौन चलाते हैं इनको? हम 2005 से योग सेंटर से जुड़े हुए हैं। इसको योग सेंटर डॉक्टर चेतन योगाचार्य हैं, वही चलाते हैं। फैजाबाद में 2004 से आए हैं, 2005 से हम उनके साथ में उनकी सेवा में लगे हैं। तभी से हम जो है यहाँ योग सेवा में जुड़े हुए हैं। 5 जून को क्या हुआ था? पुलिस की टीम आई थी, किसको लेकर, क्या रिकवर हुआ? 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ। फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। फिर अभिषेक शुक्ला फिर आए हैं यहाँ, और वो क्या बताया अभिषेक ने बाद में कि पुलिस क्यों आई थी? अभिषेक शुक्ला फिर हम उनको फ़ोन कर दिया अभिषेक शुक्ला को कि आइए यहाँ पर, आपको आपके भाई को लेकर पुलिस आई है, अंदर में है और हम जा रहे हैं, अपना आके देखिए यहाँ। पुलिस की टीम ने, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, एक थैला लेकर जा रही थी साथ में, वो कैश, कितना कैश रिकवर किया? अब ये सर हमें नहीं मालूम कितना कैश था, लेकिन ये जो है बैग तो हमने भी देखा है, जो है उसमें से अब मोबाइल पर आ रहा है कि यहाँ से बैग लेके निकले हैं, गाड़ी में बैठाए हैं पुलिस वाले। अभिषेक और जो अविनाश है, जब ये यहाँ पर रहते थे तो आपको लगा कि अचानक से अविनाश शुक्ला के पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लग गया, उसका हाव भाव, लाइफस्टाइल चेंज हुआ? अब ये सर जो अभिषेक शुक्ला तो जो यहाँ 2017 से रह रहा था, BTC की तैयारी किया, उसके बाद नौकरी 2020-21 में उसको नौकरी मिल गई। उसके बाद में वो अपना यहाँ से पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद में अपना, तो पहले तो वो वैसे ही था, नॉर्मली बच्चा था। उसके बाद में गुरुजी ने उसका मदद की, अब वो नौकरी पा गया। एक और था अनिल मौर्य था, उसको भी नौकरी 2020 में मिली, पर वो सुल्तानपुर में अपना जॉब पा गया। और ये जो है अपना प्राइमरी के मास्टर हो गए जो है। उसके बाद में तो अब ये लोग तो अपना भाई वो कमा रहा था जो है अभिषेक, तो उसका तो था, लेकिन इसके भाई को अपने जो है लाके लगाया, बेरोजगार था अपना। पिछले साल 2025 में जो है मार्च में इसको लाके अपना 2025 मार्च में जो है इसको गणना में लगा दिया। पहले तो ये पानी वानी बेचता था अयोध्या में, हनुमान गुफा के पास में बोतल का, और उसके बाद में फिर वो नहीं बेच पाया, उसके बाद में ये गणना में लगा दिया अपना जो है। पुलिस ने पिछले रविवार को जब सभी आरोपियों के घरों पर छापे मारे थे तो इस योग सेंटर पर भी पुलिस पहुंची थी। योग केंद्र से जुड़े लोगों का कहना है कि रेंट पर नहीं बल्कि अविनाश के भाई को गुरुजी ने रहने की जगह दी थी। कई लोग यहां से रहकर नौकरी करते थे, उनमें अविनाश शुक्ला भी शामिल है। यहीं रहने के बाद उसकी नौकरी राम मंदिर चढ़ावा की गिनती में हुई थी। मैम, क्या नाम है आपका? जी, सीमा तिवारी। सीमा जी, ये जो योग सेंटर है, ये किसका योग सेंटर है और कब से है? ये पिछले 20-22 वर्षों से डॉक्टर चैतन्य जी का सेंटर है और यहाँ पर निरंतर 365 दिन योग साधना का कार्य चलता है और हमारे सभी साधक करीब 150 लोग यहाँ प्रतिदिन अभ्यास करते हैं।
इस सेंटर के अंदर एक बार पुलिस ने छापेमारी की। अविनाश और अभिषेक कौन है और वो इस सेंटर में क्या कर रहे थे? मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, रहने खाने को दिया उनको। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ लिख कर अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहे हैं। उसमें से एक अभिषेक भी है। अभी पिछले 2-3 साल पहले शायद उसकी नौकरी लगी, प्राइमरी में अध्यापक है। उसके बाद जैसा सभी करते हैं कि एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो सोचता है कि मैं अपने सभी भाइयों बहनों की मदद करूं, तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ करीब 1.5 साल पहले, और अविनाश को लेकर आया। और अविनाश बहुत शांत रहता था, ज़्यादा बात नहीं करता था। फिर उसकी नौकरी राम मंदिर में पता चला कि उसकी नौकरी वहाँ लग गई, और फिर बाद में अभी पता चला कि गबन में उसका नाम आया। इस सेंटर में सिर्फ वो रहते थे, जुड़े हुए थे, लेकिन कमरा यहाँ पर कैसे उनको रहने के लिए दिया हुआ था? मैं देख रहा हूँ उनका सामान भी रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने बताया ना कि गुरुजी के टाइम से ही है वहाँ, जब हमारे गुरुजी भी यहीं रहते थे। अभी पिछले 2 वर्षों से उनकी तबीयत खराब हो गई तो उनका एक आश्रम है विवेक सृष्टि, वो वहाँ चले गए अपनी फैमिली के पास, और अभिषेक यहीं पे रहने लगा। तो वो यहीं पे रहता था, उसका कुछ सामान है और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है, तो वो यहीं रहता था। उसका गांव जब छुट्टियां होती थी तो गांव में चला जाता था, नहीं यहीं रहता था। हमने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े ट्रंक रखे हैं और पुलिस ने यहाँ से कैश रिकवरी की थी। साथ ही एक छोटा पेटी में देख रहा हूँ जिसपे QR कोड लगा हुआ है। इस तरीके का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ये जो कंबल वगैरह रखने, ये जो सारे कंबल जिन पर योग होता है, वो सारे कंबल इन बक्सों में रखे जाते हैं। आप खोल कर देखेंगे तो अभी भी आपको उसमें कंबल ही मिलेंगे। और रहेगी जो छोटी पेटी वाली बात है, इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, फिर भी सुंदर ने बताया कि जब ये राम मंदिर यात्रा शुरू हुई, हम लोगों ने 71 दिन की यात्रा शुरू की थी। जब मंदिर नहीं बना था, इसका आंदोलन हम लोगों ने किया है कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो 71 दिन की यात्रा गुरुजी के आश्रम से लेकर राम मंदिर तक पैदल हम लोग रोज़ जाते थे, प्रतिदिन 71। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब ये आदेश आया तब ये पेटी बता रहे हैं कि उसी समय दी गई थी कि आप जिससे दान कलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा सुंदर ने बताया। और कल अयोध्या जेल में पुलिस ने अविनाश शुक्ला से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की। जांच टीम की अगुवाई कर रहे अयोध्या के सीओ आशुतोष तिवारी कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद अविनाश से पूछताछ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। बात क्या हुई है? प्लीज बता दीजिए। आप लोग गाड़ी प्लीज क्या बात हुई है? बात क्या हुई है? प्लीज चलो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कुंभ के वक्त राम मंदिर में चढ़ावे में सबसे ज्यादा चोरी की गई थी। उसके पहले कुछ आरोपी चढ़ावे में चोरी करते थे, लेकिन ये चोरी हल्की फुल्की होती थी। कुंभ के वक्त चढ़ावे में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी मिलकर चोरी करने लगे। सभी 8 आरोपियों ने मिलकर चोरी का प्लान बनाया और पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि जीजा और साले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने सबसे ज्यादा चोरी की और प्रॉपर्टी बनाई। अब दोनों की 5 से 6 प्रॉपर्टी की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस आगे जांच कर रही है कि किस तरह से यह प्रॉपर्टी बनाई गई, किस तरह से इसमें पैसे लगाएगा और पैसे कहां से आए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त मिल गया है। तो 15 दिन का वक्त और एसआईटी को दे दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस वक्त चढ़ावा चोरी की तफ्तीश कर रही है, इस मामले में अब 15 दिन की और इनको अतिरिक्त वक्त दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी को 15 दिन का और वक्त दे दिया गया है। पहले 15 दिन के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट एसआईटी को सरकार को सौंपनी थी। प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी अपनी सौंप चुकी है, जिसके आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। लगातार उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब बड़ी खबर यह है कि एसआईटी को जांच के लिए 15 दिन का और वक्त दे दिया गया है, यानी 15 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। इस मामले में कितने किरदार हैं, कितने बड़े लोग हैं, ये सब कुछ एसआईटी पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्या चंपत राय की कोई भूमिका है, क्या अनिल मिश्रा की कोई भूमिका है, गोपाल राव की कोई भूमिका है? अगर पहले से ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बात का पता था कि चढ़ावा चोरी हो रही है, टिन्नू यादव चढ़ावा चोरी कर रहा है, अनुकल्प मिश्रा चढ़ावा चोरी कर रहा है, तो कोई लिखित सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी गई, सरकार को इसके बारे में क्यों नहीं बताया गया? इन तमाम
सवालों पर आगे जांच की जा रही है और इसीलिए 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम एसआईटी को जांच के लिए दे दिया गया है। और यूपी के शामली में धर्मांतरण केस में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आयुष ने घर वापसी तो कर ली, अली बना था, अब फिर से वो आयुष बन चुका है, लेकिन उसके घर की तलाशी के दौरान जो सबूत मिले वो चौंकाने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें कि शामली धर्मांतरण केस में एक और खुलासा हुआ। आयुष के घर से पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें आई एम ऑन द मिशन लिखा है। अली ने बनने के बाद, यानी कि आयुष जब अली बना उसके बनने के बाद अपनी मेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखा था और इसे भी डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। आयुष के घर से एक चाकू भी मिला था। पुलिस अब उस मौलवी की तलाश कर रही है जिसने आयुष का धर्म परिवर्तन करवाया था। आयुष मलिक शामली का रहने वाला है। 7 जून को उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी से उसने निकाह भी कर लिया था। चांदनी ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। आयुष मलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया और अपने घर वापस आ गया। पुलिस ने चांदनी और उसके पिता को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन धर्मांतरण करवाने वाले मौलाना की तलाश जारी है। खबर मिली है कि वो अंडमान या चेन्नई में छिपा हो सकता है। आयुष मलिक भले ही घर वापसी कर चुका है, लेकिन जो सबूत पुलिस को मिल रहे हैं उनकी जांच के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अव्वल तो जो डायरी मिली है उसमें आई एम ऑन मिशन लिखा है और उसके नीचे आयुष का नाम भी लिखा है। ये पता लगाने की चुनौती है कि आयुष किस मिशन पर था। पुलिस चाहे तो उससे सख्ती से पूछताछ कर सकती है और ये पता लगा सकती है। बहरहाल आयुष के घर से एक चाकू भी मिला है। इतनी बरामदगी के बावजूद आयुष पुलिस की कस्टडी में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। आयुष ने मेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखा था। इसे पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जोड़कर देखा जा रहा है, जो मिशन 2047 की बात अक्सर करता है और भारत को एक इस्लामिक मुल्क बनाने की कवायद भी या फिर वकालत करता है। इस्लामिक स्टेट बनाने की भी वो लगातार बात करता रहा है। और अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, घर वापसी तो आयुष ने कर ली, लेकिन घर वापसी के बाद उसके घर से जो कुछ बरामद हो रहा है वो संदिग्ध भी है। क्या कर रही है पुलिस कार्रवाई में? देखिए प्राची, पुलिस के लिए क्योंकि सबसे बड़े दवा कारोबारी हैं जो आयुष मलिक के पिता हैं, वो शामली के और बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके बेटे के साथ अगर इस तरीके से धर्मांतरण का मामला आता है तो उसके बाद से पुलिस एक्टिव होती है। क्योंकि आयुष के पिता ने ही पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई और इसके बाद ही आयुष की जो पत्नी यानी कि जो चांदनी कुरैशी है और उसके पिता और उसके फुफेरे भाई को पुलिस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद जब आयुष मलिक घर आता है, क्योंकि पहले हमने देखा कि उसके बड़े बाल थे, बड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी, उसने ये वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसने कहा कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। और उसके बाद जो अब नया वीडियो आया है जिसमें दिखता है कि उसके बाल जो है वो पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं, दाढ़ी उसने बिल्कुल हटवा ली है और उसने कहा जो वीडियो नया है उसमें यह कहा कि उसने सनातन धर्म जो है वो अपना लिया है, पूजा पाठ करते हुए दिखा, अपने घर के बड़े लोगों के पैर छूते हुए इस वीडियो के अंदर दिखा। लेकिन जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि घर से एक बड़ा चाकू जो है वो पुलिस ने रिकवर किया। इसके अलावा जो डायरी मिली जिसके अंदर आई एम ऑन मिशन और नीचे आयुष मलिक नाम लिखा हुआ था, तो वो किस मिशन में था ये पुलिस की बड़ी तफ्तीश है। इसके अलावा जो 2047, क्योंकि जब ये धर्मांतरण होता है आयुष का, उसके बाद वो एक मेल आईडी बनाता है जिसका पासवर्ड 2047 बनाता है और कहीं ना कहीं पीएफआई से जोड़कर पुलिस इसको देख रही है। और क्योंकि पीएफआई लगातार ये बात कहती रही, क्योंकि एक प्रतिबंधित संगठन है पीएफआई, काफी उसके जो जितने भी सदस्य हैं उनको अरेस्ट जो है वो एनआईए और बाकी जो एजेंसियां हैं वो कर चुकी है। और पीएफआई कहीं ना कहीं ये कहती है कि 2047 तक वो भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की उसकी वकालत करती रही है। तो कहीं ना कहीं इस 2047 जो पासवर्ड है उसको भी पुलिस इससे जोड़कर देख रही है। लेकिन क्योंकि आयुष अभी घर पहुंचा है, अभी अपने माँ बाप के साथ है, बताया जाता है कि नोएडा में अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रहा है, तो वहां क्योंकि अभी उससे पूछताछ, पुलिस का कहना है कि पूछताछ कुछ समय बिल्कुल अतुल, पूछताछ के बाद, छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि किस मिशन पर आयुष था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जुलाई के फर्स्ट डे में क्लाउड बस्ट से हाहाकार मच गया है। 22 राज्यों में आसमानी आफत के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मची है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से सैलाबी अटैक हुआ है। सड़कों पर चट्टानों का ढेर टूटकर ऊंचाई से गिरा। मलबा भरने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। अरुणाचल प्रदेश के 9 जिले सैलाब और लैंडस्लाइड की मार से बेहाल हैं। 1 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। तिनसुनिका डिवीजन में ब्रिज डैमेज होने से रेल सेवा ठप हो गई है। 100 से ज्यादा गांव यहां डूब गए हैं। उत्तराखंड, यूपी, एमपी में भी बारिश का अलर्ट है। सीहोर में कल तेज बारिश के चलते हालात बेकाबू हो गए। सड़कों पर दरिया बहने लगा। कई बाइक पानी के तेज धार में बह गए।
हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 5 जुलाई तक अलर्ट दिया गया है। महाराष्ट्र के 24 जिले भी इस वक्त बारिश के अलर्ट से प्रभावित हैं। मुंबई में बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। समंदर में ऊंची लहरों के चलते लोगों को किनारे तक नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। यहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर तहस नहस हो गया। लीकाबाली के सीजी मागी ब्लॉक पॉइंट पर यह तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हो गया ना, हो गया। ओए! अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीजी नदी में तेज उफान आया हुआ है, जिसके चलते निचले इलाके डूब जाने का खतरा बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों में भारी तबाही हुई है। 1 लाख लोग प्रभावित हैं। ग्राउंड पर हालात बेहद ही खराब है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हालात का जायजा लेने के लिए सीएम के साथ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए और लोगों को हर संभव मदद का उन्होंने भरोसा भी दिया। संकट की इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे, उसका प्रयास करेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। संकट बड़ा है, परेशानी बड़ी है, लेकिन जनता को इस संकट के पार निकाल के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और यहाँ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पार निकाल के ले जाएंगे। इसलिए हम आए हैं कि कोई परेशान ना हो। तबाही है तो मन में तकलीफ होती है, लेकिन आपकी तकलीफ कम हो जाए, आपका दर्द पी जाए और आपकी दिक्कतें दूर करें, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए। अभी घर जाके बैठ के भी आपसे बात करेंगे और बाद में भारत सरकार भी और हमारे खांडू जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार भी पूरी मदद करेगी और फिर वैसी की वैसी स्थिति बन जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के में बादल फटने से तबाही का मंजर है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से अचानक से बाढ़ आ गई है। सड़क पर मलबा आने से हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं हालात बिगड़ता देख अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रभावित इलाकों की ओर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर के टूटने से तबाही मची है। फ्लैश फ्लड के चलते कई इलाकों में रास्ते बंद हो चुके हैं। जगह जगह सैलानी भी फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं असम की बात करें तो यहां 15 से ज्यादा जिलों में हालात विकट हैं। कोकराझार में हालात विकट बने हुए हैं। कई फैमिलीज का घर जो है वो तहस नहस हो गया है। असम में 50,000 से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हैं। 100 से ज्यादा गांव डूब गए हैं। आज गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हालात को लेकर उन्हें मीटिंग करनी है। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर तेज बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के चलते सड़कों पर दरिया बना हुआ नजर आया और उसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आ गईं। खासतौर पे जो 2 व्हीलर थे वो तो पानी में तिनके की तरह बहने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग बड़ी मुश्किल से अपने 2 व्हीलर्स को बचा पाए। वहीं यूपी के सोनभद्र में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन की पैनी नजर है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। और कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश हुई है। नगुरी इलाके में लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत की खबर है। राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। लैंडस्लाइड के चलते कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। बात मुंबई की भी कर लेंगे, जहां लोगों के लिए भी लगातार बारिश जो है वो मुसीबत बनकर बरस रही है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक स्कूल बस पर पेड़ गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस और दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। तो दूसरी तस्वीर मुंबई के वडाला इलाके की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते अब सड़कों पर पानी भरने लगा है। ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। घरों से निकलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में नासिक में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नासिक में भी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है और पानी भर जाने के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्कूल भी इससे बच नहीं पाए हैं।
देखिए सूरत की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ भी वाटर लॉगिंग जो है वो बड़ी समस्या बनती जा रही है। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। स्कूल के अंदर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से स्कूल बस जो है उसके पहिए भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आपको अब हम नवसारी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है और प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में भी मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन ने बारिश के चलते सभी स्कूलों को आज बंद रखने का ऐलान किया है। आसपास के इलाकों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन भूस्खलन के लिए संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। अब आपको रुद्रप्रयाग की भी तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदी के किनारे बने होटल और मकानों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की लगातार नदी के जलस्तर पर नजर है और सभी आपदा प्रबंधन टीमों को यहां पर स्टैंड बाय पर अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात से भी खबर हम आपको दिखाएंगे अभी, जहां बड़ी खबर आ रही है। साइबर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। सूरत में पुलिस ने वजन घटाने की दवा के नाम पर महिलाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में गुरुग्राम से गिरोह के कुरियर बॉय समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा है, जिसमें 2 महिला भी शामिल है। गिरोह ने सूरत की एक महिला से वजन घटाने के दवा के नाम पर 1,77,00,000 रुपए की साइबर ठगी की। गिरोह डाइटिशियन और डॉक्टर बनकर लोगों का वजन कम करने के लिए दवा बेचकर ठगी करता था। ये लोग दवाओं की होम डिलीवरी करते थे। मोहम्मद हुसैन गिरोह के लिए कुरियर बॉय का काम करता था। जब ये महिला ने फिर से डिलीवरी मंगाई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी 7 बार ट्रेन से और 1 बार फ्लाइट से दवा पहुंचाने के लिए सूरत पहुंचा था। सूरत की एक गृहिणी, एक महिला, जिनको क्योरेस्ट वेलनेस एंड साइंस नाम की एक कंपनी है, उस कंपनी की जो एडवर्टाइज फेसबुक पे थी, उसके माध्यम से लेडी ने उनका संपर्क किया था कंपनी का। ये कंपनी स्लिमिंग और फिटनेस की ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट है, ऐसा इस कंपनी की एडवर्टाइज थी। और जब इन्होंने संपर्क किया इस कंपनी का, तो कंपनी के वहाँ पे जो दिल्ली गुड़गांव में जो कॉल सेंटर है, वहाँ से इन लेडी का संपर्क किया गया था और उन लेडी को एक प्रॉपर विश्वास दिया गया था कि आपका हमारे यहाँ के कंसल्टेंट डॉक्टर्स के द्वारा आपका प्रोफाइल तैयार किया जाएगा और आपको मेडिसिन हमारे ही कंपनी के लोग आके आपको घर पे डिलीवर करेंगे। और इस विश्वास संपादित करके इन लेडी के पास से, इन महिला के पास से पिछले 5 महीने के अंदर इन कंपनी की जो नकली दवाइयाँ हैं वो इनको दी गई थी